स्टैंडर्ड साइंस। तो लास्ट सेशन में हमें देखा था कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिजम्स का। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने राय रखे थे और लास्ट में जो साइंटिस्ट रॉबर्ट विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। तो ये हम देखेंगे, यही है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट विटेकर ने बताया है। तो किंगडम, तो इसे हम किंगडम्स कहते हैं। ये 5 किंगडम्स है, ठीक है। तो पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेन, एनिमेलिया, ठीक है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था तो कुछ बेसिस था, मतलब कुछ रीजन है इसके पीछे जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्राइटेरिया। तो द क्राइटेरिया ऑन विच द क्लासिफिकेशन वाज डन, सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो ये क्लासिफिकेशन मतलब एक रीजन होना चाहिए, कोई भी हम कोई भी चीज को क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टडी के सब्जेक्ट है, वहाँ पे भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो वो कंटेंट वैसा है इसलिए हम उनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग तरीके से। तो लेट्स स्टडी हाउ द criteria is there for classification. So let's see what are the criteria for classification here. So there are total 5 criteria on which the classification is done. So the first criteria is complexity. First and second, these are the complexity. Now what is the meaning of complexity here? Now we know that anything which is simple and hard, or simple or difficult we say. Okay? So कोई भी चीज अगर यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जाती है, ठीक, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ने वाले। तो स्ट्रक्चर उसका ऑर्गेनिजम्स का कैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स है। तो देयर इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे उनका सेल कैसा है। सो यू हैव स्टडीड इन अ previous standard that the cells are of 2 types. तो एक सेल जहाँ पे है उनमें सेल ऑर्गेनेल कम है या तो नहीं है, कुछ एब्सेंस है, और कुछ सेल ऑर्गेनेल जहाँ पे कुछ सेल्स है जहाँ पे सभी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल के हिसाब से हमने इसे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। सो हाउ वी हैव डिवाइडेड इट, वी हैव डिवाइडेड एज अ प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। तो ये पहला क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने उनको क्लासिफाई किया है। और सेकंड क्राइटेरिया इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ना ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ पे साइज का है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल के बारे में कहेंगे तो what we will tell here that it is a unicellular animal. Okay. So we'll write the complexity of organism as unicellular and multicellular. Okay. So third point is mode of nutrition. So in 7th standard you studied that there are 3 types of mode of nutrition. So some are autotrophs, some are heterotrophs, and some are saprotrophs. So we will study that here. Autotrophic, saprophytic, and heterotrophic. Now here autotrophs. Now you know this. Who are autotrophs? Means they produce their own food. So autotrophs, they produce that is plants. So they produce their food by photosynthesis. That's saprophytic. The saprophytics are the organisms which take nutrition from the dead organism or dead material, plants or animals. तो यहाँ पे saprophytics होते हैं, example is fungi. So they absorb nutrients from dead materials. And next is heterotrophic. So here there is ingestion, means they take the ready-made food. So now we are the heterotrophs. So now the 4th criteria is lifestyle. Now lifestyle is also similar to the mode of nutrition. So how the lifestyle is? So either they are producer, consumer, decomposer. Now you know that producers are plant, consumers are the animals, and decomposers are
fungus and the bacteria. Okay. So यहाँ पे so we'll write here plant, animals, and decomposer is fungi and bacteria. One more point we are going to see, that is the fifth point, that is phylogenetic relationship. Now what is phylogenetic relationship? Phylogenetic means evolutionary history. So we'll see that how the organism is evolving. जैसे वो evolution में गया था तभी उसमें changes हुए, तो वो changes कैसे थे? Simple to complex में, ऐसे ही है यहाँ पे भी. तो मतलब so animal first they were unicellular animal, then they converted into multicellular. So unicellular to multicellular, and one more thing you can see here, that is prokaryotic to eukaryotic. So we write here prokaryotes to. So these are the 5 criteria on which classification of living organism was done by Robert Whittaker. So you can see the first is complexity of cell structure, complexity of organism, and mode of nutrition, lifestyle, and fifth one is phylogenetic relationship. तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है उन्होंने, तो फंगस, एनिमेलिया, तो फर्स्ट 3 किंगडम्स है उनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं. एंड द लास्ट 2, that is animal and planting, that we are going to study in 9th and 10th. So let's start with our first kingdom, that is Monera. So our first kingdom is Monera. So यहाँ पे अभी टेक्स्ट बुक में तुम्हें एक एक्टिविटी बताई, तो वहाँ पे क्या बताया कि you have to take a curd or a buttermilk and you have to take one drop. तो एक ड्रॉप लेना है हमें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे और हमें माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करना है. सो यू कैन सी दिस एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी में देखो क्या बताया. सो दैट ओनली वी आर गोइंग टू सी एंड यू कैन सी द माइक्रोस्कोप. तो अभी यहाँ पे जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे हमें बैक्टीरिया नजर आते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं वहां पे. एंड दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज लैक्टोबैसिली. सो लैक्टोबैसिली दिस इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया. तो मोनेरा ये जो किंगडम है वहां पे जो भी ऑर्गेनिज्म हमें नजर आएंगे वो है बैक्टीरिया की. सो यू कैन सी दिस इमेज हियर. In that you can see that there are various bacteria. तो मोनेरा ये जो है वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. यहाँ पे मोनेरा में हमें नजर आएंगे. तो you see the examples here. There are bacteria and blue green algae. ठीक है, algae आपको सबको पता है जो शैवाल होते हैं पानी में पाए जाते हैं. तो ये ब्लू ग्रीन, तो उनका कलर थोड़ा ब्लूइश ग्रीन होता है, तो वो और बैक्टीरिया, ये 2 ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम में आते हैं. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने रॉबर्ट व्हिटेकर ने, तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताए थे वहां पे, और जो क्राइटेरिया है तो उसी के हिसाब से इसको भी यहाँ पे सेट किया गया है. तो वो क्राइटेरिया के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे. यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनको हम कहते हैं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे बैक्टीरिया की. तो यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक वो है कि सेल स्ट्रक्चर. तो सेल स्ट्रक्चर कैसा है उसका. तो यहाँ पे बैक्टीरिया दे आर यूनिसेलुलर. ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर. इवन द ब्लू ग्रीन अल्गे ये भी है वो यूनिसेलुलर है. उसके बाद उनका सेल कैसा है, उनका मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है अंदर से. तो सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे एब्सेंट है. न्यूक्लियस भी नहीं है उनके अंदर. तो न्यूक्लियस के अलावा वहां पे है न्यूक्लियोलस. तो जो बाकी के सेल ऑर्गेनेली जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, ये सब नहीं है उनमें, लेकिन क्या है उनके ऊपर सेल वॉल है. तो बैक्टीरिया जो भी है, तो हमने 2 पॉइंट यहाँ पे कैरेक्टर्स देखे. यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट इज दे आर यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज दे आर प्रोकैरियोटिक, मतलब उनमें सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट है. और क्या है वहां पे कि वो कैसे रहते हैं. तो दे लिव इन कॉलोनी, अकेले नहीं रहेंगे, मतलब एक झुंड बना के रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे. सो दे लिव इन कॉलोनी. एंड यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो यूजफुल है अपने लिए और कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो हार्मफुल भी है.
सो कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल बैक्टीरिया की जो अपने यूजफुल है? सो दिस वन लैक्टोबैसिली, इट इज फाउंड इन कर्ड, इट इज गुड फॉर डाइजेशन, तो अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम भी वो मजबूत करता है। सो अगेन देयर आर सम बैक्टीरिया कॉल्ड एज राइजोम्स, रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स के रूट में पाए जाते हैं। वो प्लांट्स को क्या करेंगे? नरिशमेंट पहुंचाएंगे, दे विल प्रोवाइड द नाइट्रोजन कंपाउंड टू द प्लांट्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत से बैक्टीरिया है जो अपने को यूजफुल है। तो हार्मफुल बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हमें बीमार करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। तो कौन से है वहाँ पे? जैसे फॉर एग्जांपल विब्रो कोलेरे है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक। तो ये जो इमेज है वहाँ पे हमने देखा कि इस इमेज में कि अलग अलग बैक्टीरिया है वहाँ पे। तो देखो आप देख सकते हो उसमें विब्रो कोलेरे बताया है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बताया है, ठीक। तो अलग अलग बैक्टीरिया है, तो कुछ यूजफुल है, कुछ हार्मफुल है, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है किंगडम मोनेरा के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। Okay, so our second kingdom is Protista, and first we'll see what are the examples in this kingdom. So all the protozoa comes under Protista. So Protista and this protozoa. Okay. तो protozoa ये कौन से है हमारे kingdom में? So they are also unicellular organism, but they are found in water, okay. And they are eukaryotic organisms, and they can move from one place to another, which we cannot see in bacteria. Bacteria cannot move from one place to another as protozoa can move. Okay? तो हम यहाँ पे उनके characteristics देखेंगे क्या है. So you can see this image here. The different characteristics are written. And students, you just note down this characteristics. जो भी आपने बैक्टीरिया के बारे में देखे और प्रोटिस्टा के जो भी characteristics यहाँ पे दिख रहे हैं वो point आप note down किया करो. Okay? So yeah. So did you see this? So we are going to discuss this all characteristics. And before that, there is one activity shown in your textbook. Okay, so we'll see this activity here. Okay. So what you have to do, you have to take water from a pond or a lake, जहाँ पे भी पानी जमा हुआ है वहाँ से हमें पानी कलेक्ट करना है, सैंपल, बकेट पर नहीं, थोड़ा सा ही पानी हमें यूज करना है। तो 2-3 drops you have to use and you have to take it on a microscopic slide, और माइक्रोस्कोप पे हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। माइक्रोस्कोप पे जब भी हम ये पानी ऑब्जर्व करेंगे, देखिए अब ये पानी लेक का या किसी पॉन्ड में से क्यों लेना है? ताकि हमें उसमें जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनको हम देख पाए। तो अगर हम देखेंगे उनको, तो व्हाट वी कैन सी दैट, सो अगर माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो क्या हमें कॉकरोच, फिश, अर्थवर्म ये सब नजर आएंगे क्या? नहीं। तो हमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें आँख से नहीं दिखाई देते, वेरी स्मॉल, ओके। So here first example is given that you will see a organism which is not having any shape and it is moving. Okay, so that organism is called as amoeba. तो यहाँ पे एक अमीबा का तुम्हें एग्जाम्पल बताया टेक्स्ट में, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने पॉन्ड को वाटर लिया तुम्हें अमीबा ही दिखा, नहीं। तुम्हें तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे वहाँ पे। तुम्हें अमीबा दिख सकता है, पैरामोशियम दिख सकता है, या फिर माइक्रोस्कोपिक अलगे भी दिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा में क्या दिखता है हमें? पहले अमीबा, तो ये सब एग्जाम्पल है उसके, दे आर ऑल प्रोटोजोआ। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा था इमेज में, ठीक। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मोनेरा और प्रोटिस्टा में फर्क नजर आ रहा है सेल स्ट्रक्चर में। मोनेरा वाज प्रोकैरियोटिक बट प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक। सो यहाँ पे आपने देखा उसका इमेज जो कैरेक्टरिस्टिक्स बाजू में था अमीबा का, तो अमीबा में वो सभी सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, लेकिन वो सब सेल ऑर्गेनेली मोनेरा में नहीं थे। सो इट इज यूकैरियोटिक। सेकंड थिंग, इट इज एक्वाटिक। थर्ड थिंग इट इज एक्वाटिक, फाउंड इन वाटर, और लोकोमोशन यहाँ पे हमें दिखाई देता है, मतलब वो हिल सकते हैं, यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए उनके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि अमीबा के अगर तुमने साइड देखे हैं, साइड का जो भी पोर्शन है अमीबा का, तो वहां पर लाइक दिस, तो अमीबा का कोई शेप नहीं होता। तो ये जो साइड का पोर्शन है उसका, तो इट इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया इज यूजफुल फॉर द लोकोमोशन, उनके उसको चलने के लिए वो यूज करता है। हाँ, और एक चीज हम देखेंगे मोनेरा में क्या था कि वहां पे सेल वॉल था बैक्टीरिया के ऊपर,
तो इनके ऊपर सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। और देखो मैं कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये पॉइंट्स आपको कहाँ पे यूज आएंगे 9th और 10th स्टैंडर्ड में। तो अगर हम पैरामोशियम को देखेंगे, पैरामोशियम के यहाँ पे साइड पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सीलिया। तो सीलिया भी उनको लोकोमोशन के लिए यूजफुल होता है। तो सूडोपोडिया, सीलिया और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जैसे कि यूग्लेना, तो वहां पे उनको टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजेला। तो लोकोमोशन के लिए उनके पास 3 टाइप के स्ट्रक्चर है, सूडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने मोनेरा में देखा था कि बैक्टीरिया थे और यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगे थे, मतलब यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स भी है और ऑटोट्रॉप्स भी है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी है। ठीक है, सेम वे प्रोटिस्टा में भी हमें प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर दिखाई देते थे और ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स नजर आते हैं, और डिकम्पोजर भी है, बैक्टीरिया डिकम्पोजर भी है। तो प्रोटिस्टा में हमें देखेंगे कि कौन से ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा है वहां पे, तो दैट इज यूग्लेना एंड वॉलवॉक्स। तो ये 2 प्लांट मटेरियल है, मतलब यूनिसेलुलर प्लांट है, तो ये भी पानी में ही पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ है वो भी यहाँ पे अपने बॉडी के लिए कुछ हार्मफुल है, कुछ यूजफुल है। ठीक है, तो जो हार्मफुल है अमीबा, हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अगर हमने अमीबा अपने पेट में चला गया, सो वी विल हैव अमीबोइक डिसेंट्री। सो तरह तरह के अलग अलग प्रोटोजोआस है जो अलग अलग बीमारी फैलाते हैं। ओके, सो आवर थर्ड किंगडम इज फंगी। फंगी, तो फंगी के बारे में भी आपको और कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं, यू नो व्हाट इज फंगस। सो यू कैन, सो फर्स्ट वी सी द एक्टिविटी शोन इन योर टेक्स्ट बुक। सो यू कैन सी दिस एक्टिविटी हियर। सो इन दिस वर्ड इट इज शोन दैट यू हैव टू कीप moist bread or chapati for 2-3 days and observe it after that। अगर हम देखते हैं ब्रेड को या चपाती को अगर हमने बाहर रखा है तो उसके ऊपर एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, वेलवेटी स्ट्रक्चर आता है, कभी थोड़ा डार्क होगा, ब्लैकिश भी होगा। ओके, तो वो क्या है, वो सब फंगस है, इसके बारे में आप जानते हो। ठीक, लेकिन इन फंगस के बारे में हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और क्या क्राइटेरिया था जिसकी वजह से उनको इस किंगडम में रॉबर्ट विटेकर ने ऐड किया है। तो यहाँ पे हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसके क्या है यहाँ पे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे उसका कैसा है फंगस का। तो हियर दे आर यूनिसेलुलर, सम आर यूनिसेलुलर बट सम आर मल्टीसेलुलर आल्सो। तो यहाँ पे हमें पहला डिफरेंस नजर आ रहा है कि दे आर मल्टीसेलुलर। तो लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा वो सिर्फ यूनिसेलुलर थे, लेकिन फंगस यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। नेक्स्ट टाइप सेल का टाइप का कैसा है यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, लेकिन फंगस ये यूकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स हमें सिर्फ मोनेरा में नजर आएगा, या उसके बाद जो भी किंगडम आते हैं वहां पे वो सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि फंगस दे आर टोटली सैप्रोफाइटिक। तो यहाँ पे दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, लेकिन उनके अंदर सेल वॉल नजर आएगा आपको। तो कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है। तो मल्टीसेलुलर यहाँ पे भी दोनों में भी सेल वॉल नजर आता है। उनका जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ चिटिन। इट इज अ शुगर लाइक स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम अ शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर। तो यहाँ पे फंगस में कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो नॉर्मल फंगस वी नो, सो इट इज आल्सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस। तो एस्परगिलस, ये जो नॉर्मल फंगस आपने ब्रेड या रोटी पे ग्रो होता है वो एस्परगिलस है। अभी देखो ये माइक्रोस्कोपिक थे, मोनेरा प्रोटिस्टा, मतलब इनको अगर देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत लगेगी। फंगस में भी कुछ टाइप है वो माइक्रोस्कोपिक है और कुछ है जो हम डायरेक्टली अपने आंखों से देख सकते हैं, जो बड़े हैं। ओके, तो यहाँ पर फंगस में हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर भी है, माइक्रोस्कोपिक भी है, और कुछ को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, जैसे कि एस्परगिलस जो फंगस ब्रेड होता है उसको डायरेक्टली मैग्नीफाइंग ग्लास से भी हम देख सकते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको फिलामेंट्स की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे बड़े फंगस जो होते हैं, तो दैट इज दे आर मशरूम्स।
मशरूम के बारे में हमें पता है कि हम वो खाते भी हैं, कुछ वैरायटी, सभी नहीं, ठीक? तो यूजफुलनेस हमने देखा कि मोनेरा में भी, प्रोटिस्टा में भी सम आर यूजफुल सम आर हार्मफुल, फंगस में भी वैसा है, सम आर यूजफुल सम आर हार्मफुल। जो अपने खाने के ऊपर ग्रो हो जाते हैं फंगस, वो अपने लिए हार्मफुल है। वो क्या करते हैं कि वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो फंगस, जो बड़े फंगस है जैसे कि मशरूम, जिन्हें हम खाते हैं, दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। तो ऐसा क्या है, तो इनमें फंगस में क्या देखते हैं कि हाउ दे आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में जो आप पे भी वो डेड मटेरियल है या फिर जो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड है उसके ऊपर वो ग्रो होते हैं, वो वुड के ऊपर भी ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, एक कुछ केमिकल सिक्रेट करेंगे अपने आजू बाजू के एरिया में, एंड फ्रॉम दैट दे आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिएंट्स। तो और एक यूजफुल माइक्रोस है यहाँ पे, तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया था, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एक फोटो दिखाया था, ठीक? तो वो है यूनिसेलुलर फंगस। तो यूनिसेलुलर फंगस का एग्जांपल है यहाँ पे यीस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज बेकर्स यीस्ट, मतलब यहाँ पे वो बेकरी में यूज होता है। तो ब्रेड बनाने के लिए, अपनी जो तंदूर रोटी बोलते हैं जिसको, नान रोटी है, वो भी बनाने के लिए इस बेकर्स यीस्ट का यूज होता है, ओके? तो जैसे हमने देखा था कि लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, तो लैक्टोबैसिलस इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इडली, डोसा एंड ढोकला, ओके? तो इसमें इस चीज को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। मतलब यहाँ पे उस कोई भी फूड प्रोडक्ट्स को हम फर्मेंट करते हैं, मतलब उसको थोड़ा खट्टापन आता है उससे, और थोड़ा वो डाइजेशन के लिए भी इजी होता है। तो यही चीज यीस्ट भी करता है। मतलब हम क्या करते हैं, एक गेहूं के आटे में यीस्ट के सेल को मिलाते हैं, पाउडर को, यीस्ट पाउडर को मिला देते हैं, और फिर रात को ऊपर रखने के बाद हम नेक्स्ट डे अगर देखते हैं तो वो आटा जो है और सॉफ्ट हो जाता है, और जब भी उसका हम ब्रेड बनाते हैं, बेक करते हैं, तो और भी वो फ्लफी हो जाता है, स्पंज की तरह हो जाता है। तो ये है उसके फंगस के यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी द concept map here. So how the microorganisms are classified? So they are classified as bacteria, fungi, algae and viruses. Okay, so regarding algae viruses we are going to study next session. तो हमने देखा आज क्या हमने पढ़ा कि रॉबर्ट विटेकर ने कैसे क्लासिफाई किया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और अदर ऑर्गेनिजम्स को भी। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट क्राइटेरिया, सो कौन से क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया हमने पढ़े। उसके बाद हमने 3 किंगडम के बारे में पढ़ा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा और एग्जाम्पल्स भी देखे। सो टुडे वी विल स्टॉप फॉर दिस सेशन एंड नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद द algae and viruses.